आते हैं जमा खान। इस दौरान बिहार के मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज ने एक व्यक्ति को इशारा किया और उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहनाने के लिए एक मुस्लिम टोपी मांगी। ये आप देख भी सकते हैं, नीतीश को पहनाने की वो कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या चल रहा है। फिर वो टोपी पलटे और इनके सिर पर उन्होंने पहना दी। तो पूरा सीक्वेंस फिर से समझिए। अगर आप देखेंगे तो बिहार के मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज, उन्होंने एक व्यक्ति को इशारा किया, ये वाला हिस्सा नहीं है, वो इशारा किया कि वो नीतीश कुमार को पहनाने के लिए एक मुस्लिम टोपी मांगी उनसे। ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये टोपी किसी और से मांगी थी। देखिए ये टोपी वो मांग रहे हैं कि आप ये टोपी दीजिए। उसके बाद से क्या होता है, जब सलीम परवेज ने नीतीश कुमार को ये टोपी पहनाने की कोशिश की तो नीतीश कुमार ने पहली प्रतिक्रिया में इसे पहनने से इनकार किया। ये देखिए टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इससे इनकार कर रहे हैं। उन्होंने अपने सिर को इस तरह से आगे किया और ऐसा लगा कि वो इस टोपी को अपने सिर पर लगाकर इसका सम्मान करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके बाद सलीम परवेज के उस तरफ खड़े एक सुरक्षा कर्मी ने, देखिए, उनके कान में कुछ बोला। सलीम परवेज नीतीश टोपी हाथ में लेते हैं और ये उसके बाद से पहनाते हैं। ऐसा भी है कि सलीम परवेज की तरफ खड़े एक सुरक्षा कर्मी ने उसी दौरान नीतीश कुमार से कुछ ऐसा कहा कि उन्होंने ये टोपी नहीं पहनी और इसे अपने हाथों में ही रखा। इस दौरान जो पूरा घटनाक्रम है वो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी से आप समझेंगे कि कैसे एक एक करके वहां पर लोग आ रहे हैं, टोपी मंगाई जाती है, उनको पहनाई जाती है, लगता है झुक रहे हैं कि वो टोपी पहनेंगे, लेकिन टोपी हाथ में ले लेते हैं। नीतीश को पहनाने की कोशिश जो हो रही थी वो पूरी तरह से पलट जाता है और ये उनको टोपी पहना देते हैं। इसके बाद बिहार सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहम्मद जमा खान आए। उन्होंने भी नीतीश कुमार को मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें भी रोक दिया और इस टोपी को उल्टा मोहम्मद जमा खान को ही पहना दिया। जब बीजेपी के कई नेताओं को लेकर यह विवाद हुआ था कि वो मुस्लिम टोपी को पहनने से मना क्यों कर देते हैं, तब खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि भारत में सत्ता के लिए टोपी भी पहननी होगी, टीका भी लगाना होगा। लेकिन पिछले एक महीने में 2 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें पहले नीतीश कुमार ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया और अब टोपी पहनने से इनकार कर दिया। हम आपको हर साल की तस्वीर दिखा रहे हैं, वर्ष 2023 की ही एक और तस्वीर, फिर 19 की देखी और 19 की, 18 की, 16 की और अब 25 की। अलग अलग जगहों पर वो मंचों पर हैं और उनको पहले तो कोई परहेज रहा नहीं, तो फिर आखिर क्या हो गया। अब बात टीका और टोपी दोनों की है। सीतामढ़ी में इसी महीने 8 तारीख को जानकी जन्मभूमि मंदिर के लिए पुनौरा धाम का शिलान्यास हुआ था और वहां नीतीश कुमार ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया था, जिसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अब 21 अगस्त को यानी आज उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, जिस पर अब विवाद हो रहा है। हालांकि पहले इस मुद्दे पर नीतीश कुमार क्या कहते थे आप खुद सुनिए पहले। जोर जबरदस्ती से चला लेंगे, ये नहीं चलता है। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा और सबको बराबर की खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो टोपी भी पहननी पड़ेगी, टीका भी लगाना पड़ेगा, लेकिन अपना ही ये ज्ञान खुद नीतीश कुमार पर लागू क्यों नहीं हो रहा है। बिहार एक हिंदू बहुल राज्य है जहां हिंदुओं की आबादी 82% है, मुसलमानों की आबादी 17.7 लगभग 18% है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा चर्चा मुस्लिम वोट बैंक की होती है और इसका कारण यह है कि मुसलमानों का वोट चुनाव में बंटता नहीं है, बल्कि ये एक मुश्त होकर किसी भी पार्टी या गठबंधन को एक साथ जाता है। उदाहरण के लिए बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के 87% एक मुश्त वोट अकेले विपक्ष के इंडिया गठबंधन को मिले थे, जबकि जेडीयू और बीजेपी को सिर्फ 12% मुसलमानों के वोट मिले थे। 87% एक मुश्त आरजेडी और कांग्रेस की तरफ गया था। इससे यह समझा जा सकता है कि जो मुस्लिम वोट होते हैं वो किसी भी पार्टी या गठबंधन को एक मुश्त एकजुट होकर एक साथ मिलते हैं, जिसकी वजह से हिंदू वोटों से ज्यादा मुस्लिम वोटों की इतनी राजनीति होती है, क्योंकि यहां जो बाकी के हिंदू वोट हैं वो तो बढ़ जाते हैं, लेकिन यहां पर मामला एक साथ जाने का होता है। आज से 1000 साल पहले तक मलेशिया में
हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वहां इस्लाम धर्म आया और आज मलेशिया एक मुस्लिम देश बन चुका है और वहां के शासन पर मुट्ठी भर कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि इस कट्टरपंथ का नतीजा अब यह हो गया है कि अब से मलेशिया के एक राज्य में जुमे की नमाज को अनिवार्य बना दिया गया है। इस राज्य का नाम है तेलंगाना। और अब अगर यहां किसी व्यक्ति ने नमाज पढ़ने से इनकार किया या कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना भूल गया तो इसे कानूनन अपराध माना जाएगा, जिसके लिए 2 साल की जेल हो सकती है, 62,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम पूरे मलेशिया की जगह सिर्फ उसके एक राज्य में इसलिए लागू हुआ है क्योंकि इस राज्य में पैन मलेशियाई इस्लामिक पार्टी की सरकार है और इस पार्टी को मलेशिया में रूढ़िवादी विचारों का समर्थक माना जाता है। मलेशिया के इस उदाहरण से आप ये सीख सकते हैं कि अगर धार्मिक कट्टरपंथी सरकारों में आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे देश में अगर कोई भी पार्टी किसी भी धर्म की राजनीति करती है तो उसे अच्छा नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो बिल संसद से पास हुए उनकी चर्चा में विपक्ष के बड़े बड़े नेता शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ हंगामा किया। इससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता ऐसे हैं जो बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन गांधी परिवार की असुरक्षा के कारण इन युवा नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता और संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षा और घबराहट में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस के उन युवा सांसदों को बोलने से रोका जाता है जिनसे राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है? और दूसरा, अगर ऐसा है तो विपक्ष के वो युवा नेता कौन से हैं जो संसद पहुंचकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे? आइए आपको लेकर चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर। बहुत सारे युवा सांसद हैं जिनके शायद आप नाम भी नहीं जानते हो। आज ये चर्चा इसलिए छिड़ी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने युवा सांसदों का जिक्र किया है, तो हमने आपके सामने स्क्रीन पर 50 साल से कम उम्र के कांग्रेस सांसदों के नाम रख दिए 37, जिनमें आप बहुत सारे नाम देख रहे हैं। अब आप में से कितने लोग होंगे जो सुनील बोस को जानते हैं, उम्मेद राम बेनीवाल को जानते हैं, श्याम कुमार दौलत को जानते हैं, मणिकम टेगोर का नाम शायद आप सुनते होंगे, पार्टी में भी उनका बड़ा काम है, वरुण चौधरी, हिबी ईडन, वामसी कृष्णा गद्दाम, गौरव गोगोई का नाम अक्सर चर्चा में रहता है, के राजेश्वर, बासवराज हितनाल, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी चर्चा होती है, बड़े नेता हैं हरियाणा के, प्रियंका सतीश जारकीहोली, संजना जाटव। मतलब अगर एक एक करके आप नाम पढ़ेंगे तो ज्योतिमणि एस भी है, राहुल कसवा भी है, कदयम काव्या भी है, सागर ईश्वर खंडरे, मनोज कुमार है, डीन कुरियाकोस है, प्रभा मल्लिकार्जुन है, गोपाल काडवा पडवी है, प्रशांत यादव पडोले हैं, शफी परम्बिल हैं, श्रेयस एम पटेल है, तनुज पुनिया है। तनुज पुनिया को जानते हैं उनके पिता की वजह से, क्योंकि वो एक बड़े नेता रहे हैं और इस बार वो चुनाव जीत कर आए हैं अपने दम पर। सुधा रामकृष्णन, कुंद्रू रघुवीर, सोलंग सांगमा, मोहम्मद अब्दुल्ला इस, शशिकांत सेंथिल, प्रणीति सुशील कुमार शिंदे, ये अक्सर बोलती हैं तो इनको लोग खूब सुनते हैं। ज्ञानीबेन ठाकुर, सप्तगिरी शंकर उलाका, विजय कुमार, प्रतिभा सुरेश धानोरकर, रविंद्र वसंत राज चौहान, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, वर्षा एकनाथ गायकवाड़, शायद जिनके पिता या परिवार से कोई पॉलिटिक्स में ज्यादा हावी रहा उनके नाम फिर भी याद हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आप कांग्रेस के इन युवा सांसदों के बारे में इसलिए कुछ नहीं जानते क्योंकि इन्हें राहुल गांधी के कारण पार्टी में बोलने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, जबकि इनमें से कई सांसदों की पृष्ठभूमि राजनीतिक परिवारों की है और इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। आज जब संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है तब एक सवाल यह भी है कि जब इस सत्र में हंगामा ही हुआ तो क्या इस हंगामे के लिए सांसदों को अपना वेतन लेना चाहिए? हो सकता है इस बात को सुनकर तमाम माननीय सांसद तनकर सामने आए, नाराजगी दिखाएं और कहें हम देश की संसद में हैं, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ऐसा कैसे बोल दिया आपने हमारे खिलाफ। लेकिन आज दमनदीप के निर्दलीय सांसद ने कहा है, ये भाई वो भी सांसद हैं, चुनकर आए हैं, इंडिपेंडेंट आए हैं, किसी पार्टी से नहीं है। उमेश पटेल एक बैनर लेकर आए थे जिसमें यह लिखा था कि जिन सांसदों ने सदन को चलने नहीं दिया उन्हें उस दिन का वेतन नहीं मिलना चाहिए। इस बैनर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही यह लिखा है कि हंगामा करने वाले सांसद देश की जनता से माफी मांगे क्योंकि उन्होंने जनता का पैसा बर्बाद किया है। याद रखिए, आप दफ्तर जाते हैं, सुबह से रात तक खटकर घर पहुंचते हैं, लेकिन हमारे सांसद, आज आपको पता है लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू हुई थी 1 मिनट नहीं चली, स्थगित हो गई माननीयों की सभा। सुनिए क्या कह रहे हैं उमेश पटेल। और दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मॉनसून का पूरा सेशन बिना चर्चा के ही धुल गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी मनमानी की, गुंडागिरी की
और लोकशाही के ये पवित्र मंदिर में उन्होंने 144 करोड़ भारतीयों के छाती में सरा भूखा है विश्वास का और उनके आशा और अपेक्षाओं पर। आज हम देख रहे हैं कि कितनी सारी चर्चाएं होनी थी, कितने अहम बिल थे, जिसमें 12 या 14 बिल बिना चर्चा के या अधूरी चर्चा के बिल पास हुए। मगर ये जो खर्चा है वो जनता का खर्चा है और जनता क्यों चुका है, उसको क्यों भुगते। मैं मांग करता हूं सरकार से कि सांसदों के इस मानसून सत्र के सारे सैलरी ना दिया जाए, अन्य भत्ता भी ना दिया जाए और सदन चलाने का जो भी खर्चा है वो एमपीओ से वसूला जाए। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए हर घंटे करीब 1.5 करोड़ रुपए और राज्यसभा के लिए करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्रति घंटे खर्च किए जाते हैं। यानी इन दोनों सदनों का एक एक मिनट देश के खजाने पर 2.5 लाख रुपए के बोझ की तरह है। लेकिन फिर संसद में कार्यवाही के दौरान खूब हंगामा होता है। ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा हम और आप देते हैं। और इसीलिए आज हम ये बात पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होने दिया जा रहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण बिलों पर हंगामा होता है, लेकिन अगर वही बिल सांसदों का वेतन बढ़ाने के लिए हो तो निर्विरोध उस बिल को पास कर दिया जाए। इसी साल मार्च में सांसदों ने खुशी खुशी पूरी एकजुटता के साथ बहुत अच्छी भावना से अपनी सैलरी बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव को संसद में मंजूरी दी। हमारे देश के सांसदों को सैलरी और भत्ते के तौर पर हर महीने 2,54,000 रुपए मिलते हैं और यह पैसा भारत में पूरे साल की प्रति व्यक्ति आय से भी कम है। हमारे सांसदों को हर महीने 1,24,000 रुपए सैलरी, 70,000 रुपए चुनाव क्षेत्र में जाने का खर्च, 60,000 रुपए ऑफिस मेंटेन करने का खर्च। इसके अलावा संसद सत्र और समितियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भी उन्हें प्रतिदिन 2,500 रुपए अलग से मिलते हैं। कई सुविधाएं तो सांसदों को मुफ्त में मिलती हैं, जैसे पूरे कार्यकाल के लिए दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर रेंट फ्री घर, मुफ्त के मोबाइल फोन, इंटरनेट, बिजली, पानी सब मुफ्त। देश में घूमने के लिए उनके और उनके परिवार को हवाई जहाज की 34 यात्राएं मुफ्त। रेलवे में अनलिमिटेड मुफ्त यात्रा, वो भी फर्स्ट क्लास के टिकट पर। कार से सड़क यात्रा करने पर तेल भी मुफ्त। आप कल्पना कीजिए, अगर आप अपने दफ्तर में काम ना करें बल्कि रोज हंगामा करें तो क्या होगा? क्या आपकी कंपनी आपको सैलरी देगी या बाहर का रास्ता दिखाएगी? सांसदों के 5 साल के कार्यकाल में चाहे उन्होंने आपके मतलब का एक भी सवाल ना उठाया, उनकी सैलरी उन्हें मिलती रहती है। भारत में सांसद होने के यही तो फायदे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जो नए दोस्त होते हैं उन्हें पक्का दोस्त क्यों नहीं माना जाता है। पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री जो है वांगी, वो भारत आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल से मुलाकात की। हम आपको इस पर चाणक्य नीति बता रहे थे कि ऐसे दोस्त जो दुश्मन रहे हों उनके करीब भी जाइए तो आग की तरह उनसे संभल कर रहिए। यहां तक कह दिया वांगी ने कि चीन भारत को अपना खास साझेदार बनाएगा और चीन एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी के आने से खुश है। इन खबरों को देखकर यही लगा कि अब चीन भारत से दोस्ती चाहता है और शायद अब सूरत धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत से अपने दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री वांगी अफगानिस्तान गए। काबुल में उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक समिट कर डाला तालिबानियों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ। इस सम्मेलन की आखिरी बैठक 2023 में हुई थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने आ गए थे। हालात ये हो गए थे कि अपने निवेश पर खतरा देखते हुए चीन ने इस झगड़े से खुद को पीछे खींच लिया था। लेकिन इसके बाद 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हमारा यानी भारत का समर्थन किया। इस बात ने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खींची और शायद उसने ये सोचा कि अगर अफगानिस्तान भारत के पक्ष में चला गया तो उसका 1 बेल्ट 1 रोड प्रोजेक्ट मुश्किल में पड़ जाएगा। इसी के बाद मई महीने में ही चीन ने पाकिस्तान और तालिबान को साथ लाने की कोशिश शुरू की। बीजिंग के एक अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें तालिबान को बुलाया गया। 2022 के बीच चीन के विदेश मंत्री पहली बार काबुल आए। सबसे बड़ा मजाक यह है कि इस समिट का पूरा फोकस आतंकवाद के मुद्दे पर था। चीन की मौजूदगी में यह तय हुआ कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। अब इस एक वाक्य में अपने आप ही चुटकुला है। सोचिए, पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ेगा। अगर ये आतंकवाद से लड़ेंगे तो आतंकवाद के कितने अच्छे दिन आने वाले हैं।
असल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का आरोप है कि तालिबान उन आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है जो उसके देश पर हमला कर रहे हैं। इनमें एक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरा है बलोच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान का कहना है कि अगर इन्हें अफगानिस्तान से मदद मिलनी बंद हो जाए तो ये संगठन खत्म हो जाएंगे। जबकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की का कहना है कि पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद हैं। हालांकि चीन ने इस मुद्दे पर दोनों देशों को एक साथ काम करने की नसीहत दी और यह कहा कि तालिबान पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने में जो मदद कर सकता है वो करे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि चीन आखिर इनकी लड़ाई को रुकवा रहा है? तो इससे आपको मैं जरा बड़ी स्क्रीन पर चलकर एक बार फिर से दिखाती हूं। अगर आप ये जो नक्शा बड़ी स्क्रीन पर आने वाला है इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस नक्शे में चीन, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और भारत ये वाला हिस्सा और फिर उधर अफगानिस्तान। चीन पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जिसे CPEC भी कहते हैं, जो आप देख रहे हैं चीन से होता हुआ, ये POK से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ, बलूचिस्तान से निकलता हुआ ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। भारत ने इसका हमेशा से विरोध किया क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर पेशावर होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में पहुंच रही है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से से जा रही है और फिर पेशावर होते हुए ये बलूचिस्तान के हिस्से में आकर ग्वादर पोर्ट पर यहां पर खत्म होती है। अब चीन चाहता है कि CPEC का दूसरा चरण लागू। दूसरे चरण का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पेशावर से इस CPEC को अफगानिस्तान के काबुल से जोड़ दिया जाए। पेशावर से काबुल। तो ये आप समझिए अब फेज 2 में चीन ये चाहता है और इसीलिए वो चाह रहा है कि ये जो ट्राइलैटरल समिट आप देख रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का, वो दरअसल CPEC को नजर में रख के ही चीन आगे बढ़ा रहा है। ये सबसे, जिसे आप कह सकते हैं फ्लैगशिप इस वक्त कार्यक्रम है चीन का, ये CPEC, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। हालांकि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से अफगानिस्तान से ज्यादा चीन को फायदा होगा। चीन इसके तहत हाईवे, रेल, ऊर्जा प्रोजेक्ट, पाइपलाइन, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएगा और उनके लिए वो अफगानिस्तान की जमीन को खोदेगा और जब वो अफगानिस्तान की जमीन को खोदेगा तो उसे वहां लाखों करोड़ों रुपए के प्राकृतिक संसाधन दबे हुए मिलेंगे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान की जमीन के नीचे $3 ट्रिलियन, जब आप देखेंगे तो अफगानिस्तान की जमीन के नीचे, जहां पर ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं, सोना, तांबा, तेल, रेयर अर्थ मेटल्स, कीमती धातुएं, लोहा अफगानिस्तान की जमीन में। और इसीलिए तो अफगानिस्तान की जमीन के नीचे चूंकि $3 ट्रिलियन यानी 258 लाख करोड़ रुपए का तांबा, सोना, लोहा, तेल, रेयर अर्थ मेटल्स, कीमती धातुएं हो सकती हैं। इसके अलावा इसी पर चीन की नजर है। इसके अलावा चीन अफगानिस्तान में CPEC का विस्तार करेगा। वो भर भर के उसे लोन भी देगा और जब तालिबान इस लोन को चुका नहीं पाएगा तो इसके बदले में चीन उस पर दबाव बनाकर उसकी भौगोलिक स्थिति का भी इस्तेमाल कर सकता है। यह अफगानिस्तान को समझना है, लेकिन यहां तो समिट चल रहा है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो अफगानिस्तान पश्चिम में, अगर आप देखें, ईरान ये वाला हिस्सा पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं हिस्सा ये ईरान है पश्चिमी हिस्से में, फिर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ये किर्गिस्तान। अफगानिस्तान पश्चिमी में ईरान से और उत्तर में मध्य एशिया से जुड़ा हुआ है, यानी ये चीन के लिए एक पुल की तरह हो सकता है। चीन के लिए अफगानिस्तान एक पुल बन सकता है। पेशावर से लेकर अगर अफगानिस्तान तक आता है तो ये पूरा इधर जो मिडिल ईस्ट है, मध्य एशिया से जुड़ जा सकता है, यानी ये चीन के लिए एक पुल की तरह हो सकता है। और यही वजह है कि चीन अब एक नया त्रिकोण बना रहा है जिसमें उसके साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान होंगे, तो इससे उसको फायदा मिलेगा। अब ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, अब इस पर नजर रखनी होगी और इसीलिए भारत के लिए स्थितियां बदली हुई हैं। तालिबान कहता है कि वो पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकता, जबकि भारत से उसके रिश्ते सुधरे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अफगानिस्तान के नेताओं से मुलाकात हुई है और अब चीन के साथ भी हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं। इसीलिए अगर मुझसे पूछेंगे तो भारत को वैश्विक राजनीति में लुक एंड एक्ट की पॉलिसी अपनानी चाहिए, यानी पहले हालात को परखो, फिर उसी हिसाब से तुरंत कदम उठाओ। हमें अमेरिका के साथ तनाव के बावजूद चीन से दोस्ती करते हुए निगरानी और संतुलन रखना होगा और हम चीन पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये वो देश है
जिससे हमेशा हमेशा संभल कर रहना होगा। हम चाहें तो महाभारत के अभिमन्यु के प्रसंग से भी सीख ले सकते हैं। कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर अकेले मार डाला था। यह एक रणनीतिक धोखा था जिसमें अभिमन्यु फंस गए थे। आज भारत के सामने भी ऐसी स्थिति है। हमारे सामने चीन का चक्रव्यूह है जिसमें हमें खुद को फंसने से बचाना है, चीन के साथ निगरानी और संतुलन का रिश्ता रखना है। हम इसीलिए अगर अफगानिस्तान में भी तालिबान से बात कर रहे हैं तो पूरा जो पावर बैलेंस है इस क्षेत्र में उसको संभाल रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश को छोड़ना नहीं। साल 2023 में गाजा इजराइल युद्ध शुरू होने से अभी तक अमेरिका ने इजराइल को 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार बेचे हैं। तो क्या अमेरिका के जो ये पैसे वहां पर बना रहा है इसको क्या माना जाए? क्या इस पैसे का सीधा इस्तेमाल और उन हथियारों का सीधा इस्तेमाल एक युद्ध में नहीं हो रहा है? तो फिर सीज फायर और पीस लविंग ट्रंप का पूरा जो थ्योरी है वो कहां जाती है? इसी तरह रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की दोनों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सच ये है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देकर रशिया पर हमले करवा रहा है, जिसके जवाब में रशिया यूक्रेन पर हमले कर रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को 4,98,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे और इसी युद्ध की वजह से यूरोप ने साल 2022 से अब तक अमेरिका से 12,45,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे। और इस युद्ध का फायदा अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन, नॉर्थरॉप ग्रूमन और जनरल डायनामिक्स जैसी हथियार की जो कंपनियां हैं उनको हुआ है। इन कंपनियों के शेयर्स 40% तक बढ़ गए हैं। कल लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश हुआ जिसका असर देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों पर होगा। यह बिल ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी गेमिंग के नाम पर जुआ खिलवाने वाली कंपनियों के खिलाफ है। ऐसी कंपनियां जो फैंटेसी गेमिंग के नाम पर आपसे टीमें बनवाती थी और फिर 20-30 रुपए दांव पर लगवाकर करोड़ों रुपए जीतने का लालच देती थी, उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जुए की लत लगवाने वाले फैंटेसी ऐप प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे और उनके मालिकों पर सख्त कार्रवाई होगी। रियल मनी को दांव पर लगवाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगेगा। इस तरह के गेम्स का प्रचार प्रसार भी गैर कानूनी होगा। विज्ञापन देने वालों पर भी नकेल कसी गई है। इस तरह के गेमिंग ऐप से पैसों का लेन देन प्रतिबंधित, तो ये बैंक्स के लिए भी है। रियल मनी वाले गेम खिलवाने वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई होगी, यानी तुरंत पैसा वाला जो गेम है। राष्ट्रीय स्तर की एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी जो गेमिंग इंडस्ट्री की निगरानी करेगी और लोगों की शिकायतें सुनेगी। पैसे दांव पर लगवाने वाले गेमिंग ऐप को दोषी पाया गया तो कंपनी मालिक को 3 से 5 साल की जेल और 1 से 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगेगा। यही नहीं, इस तरह के गेम्स का प्रचार प्रसार करने वालों को भी 2 साल की जेल, 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जंगल की कानूनी परिभाषा को तय किया है। हरियाणा सरकार के मुताबिक अब किसी भी क्षेत्र को 2 शर्तों के आधार पर जंगल माना जाएगा। हम आपको बताते हैं, पहली शर्त यह है कि वो जंगल कम से कम 5 हेक्टेयर यानी 10 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा होना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र को सरकारी रिकॉर्ड में पहले से जंगल माना गया है तो वो जंगल कम से कम 2 हेक्टेयर के क्षेत्र में भी हो सकता है। और दूसरी शर्त यह कि उस जमीन की कैनपी डेंसिटी कम से कम 0.4 यानी 40% होनी चाहिए। कैनपी डेंसिटी को जंगल में पेड़ों की छाया या उसका घनत्व कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी जंगल को ऊपर से देखा जा रहा है तो उस जंगल का 40% क्षेत्रफल जो है वो पेड़ों से ढका होना चाहिए। हालांकि पर्यावरण कार्यकर्ता इस नियम को जंगल विरोधी मान रहे हैं। उनका कहना है कि कैनपी डेंसिटी 40% होने से छोटे छोटे जंगल के टुकड़े, अरावली की पहाड़ियों पर कम घनत्व वाली झाड़ियां, घास के मैदानों को अब जंगल माना ही नहीं जाएगा और इससे छोटे छोटे हरे भरे इलाके और अरावली जैसे क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण से बाहर हो जाएंगे। इससे इन जंगलों में अंधाधुंध निर्माण होगी। बड़ी बड़ी कंपनियों को खनन का ठेका मिलेगा, जंगलों के सीने को खोदा जाएगा, पहाड़ियां काट कर उन पर बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगेंगी, सरकारी परियोजनाएं आएंगी और एक दिन आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए जंगल सिर्फ किताबों में ना, जंगलों को पेड़ों की धड़कन कहा जाता है।